ट्रेडिशनल अप्रोचेस आपके वो मेथड्स हैं जो मॉडर्न और बिहेवियरल रेवोल्यूशन से पहले यूज होते थे, ठीक है। अब जो ये अप्रोचेस है ना, ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ये अप्रोचेस पॉलिटिक्स को आइडियल, हिस्ट्री और लॉस के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू समझते हैं? पॉलिटिक्स को कैसे समझेंगे ये? आइडियल, हिस्ट्री, लॉस के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब देखो इनकी ना तीन सबसे खास बातें हैं कि ये एक तो पहला वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। मतलब क्या सही है क्या गलत है, वैल्यू बेस्ड क्या हो गया? नॉर्मेटिव, है ना। ये तीन सबसे बड़ी अच्छी खास बातें हैं इसकी। दूसरी है आपकी कि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और फिलोसॉफिकल है। डिस्क्रिप्टिव, फिलोसॉफिकल है, मतलब बहुत हैवी थ्योरी है इसमें। तीसरी खास बात, ये नॉन साइंटिफिक है, मतलब डाटा सर्वे का यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नॉन साइंटिफिक है। अब देखिए, नाउ देयर आर लाइक टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो कि आपसे पेपर में फ्रीक्वेंटली बहुत ऑफ रिपीटेडली पूछा जाता है। फर्स्ट वन इज योर फिलोसॉफिकल अप्रोच, सेकेंड इज हिस्टोरिकल एंड थर्ड वन इज लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है, आप सभी को पता है, जैसे अभी अदिति ने भी बोला, लाइक पॉलिटिक्स को एथिक्स, मॉरल और आइडियल्स के थ्रू समझना। मतलब जस्टिस क्या है, बेस्ट स्टेट कौन सी है, आइडियल गवर्नमेंट क्या है ना। जैसे आपको आपने पढ़ा कि प्लाटो का आइडियल स्टेट पढ़ा हमने कल, एरिस्टोटल का गुड लाइफ मतलब क्या है, रूसो का जनरल विल पढ़ा, है ना। जैसे परफेक्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली अप्रोच रियलिटी नहीं, आपका जो आइडियल वर्ल्ड है ना उसकी बात करता है, ठीक है। नाउ कम टू हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? ये पॉलिटिकल आइडियाज़ को हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मतलब हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करता है, ठीक है। जैसे आइडियाज़ का डेवलपमेंट टाइम के साथ, है ना, डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन, लिबरलिज्म का राइज। सो जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल लो, जैसे लॉक का थ्योरी समझने के लिए उस टाइम की मोनार्की देखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो पहले हम पास्ट समझेंगे फिर प्रेजेंट समझ आएगा। तो ऐसे ही तो होता है ना, पहले अगर हम किसी इंसान को समझना है तो हम उसका पास्ट भी समझेंगे, फिर उस इंसान को और बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। सो ऐसा ही इसमें होता है हिस्टोरिकल अप्रोच में। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है? पॉलिटिक्स को लॉज और इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर स्टडी करा जाता है, ठीक है। लॉज और इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर इसका फोकस जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, लीगल सिस्टम पे होता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, आपको कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फाइंड आउट, लाइक उसमें आपको दे दिया जुडिशरी, लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ठीक है। तो उसमें से आपको फिगर आउट करना पड़ता है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। कई बार थिंकर्स भी पूछ लेता है, हॉब्स, है ना, राइट। अब देखो, मतलब बेसिकली सिस्टम का स्ट्रक्चर और लॉ क्या कहता है, ये लीगल इंस्टीट्यूशन आपका अप्रोच बताता है, ठीक है। सो बेसिकली इसके अगर फीचर्स देखें ना हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस के, एक तो वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं ये, ठीक है, वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, आइडियल सोल्यूशन बताते हैं, हिस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन करते हैं, और आपका साइंटिफिक जो मेथड्स है उसको यूज़ नहीं करते हैं। इसको आप बहुत क्लियरली दिमाग में सेटल डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो, अब यही वजह थी कि बिहेवियरल मतलब जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया ना, तो यही सारी लिमिटेशंस थी। यानी प्रैक्टिकल रियलिटी इग्नोर करता है ये, डाटा साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कम है ना।
तो बेसिकली ग्राउंड रियलिटी से डिसकनेक्टेड हो जाता है, राइट। जब ये सारी चीजें हम लोगों ने लिमिटेशंस देखी, तो फिर हमारी लिमिटेशंस के बाद क्या आया, बिहेवियरल अप्रोच आया, राइट। अब क्या है बिहेवियरल अप्रोच? सो बिहेवियरल अप्रोच क्या है, ये पॉलिटिक्स को स्टडी करता है बेस्ड ऑन व्हाट, लोग एक्चुअली क्या करते हैं पॉलिटिक्स में, यानी एक्चुअल बिहेवियर, राइट। यानी बुक्स में क्या लिखा, मतलब बुक्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना, और ग्राउंड रियलिटी में लोग क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे जब हम देखते हैं बिहेवियरल अप्रोच का, तो इसका राइज कब हुआ, 1950s में हुआ, ठीक है। 1950s में इसका राइज हुआ, कहाँ हुआ, यूएसए में हुआ। डेविड ईस्टन, जब हम बिहेवियरल अप्रोच की बात आते हैं तो तुरंत दिमाग में डेविड ईस्टन आपका क्लिक करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच भी आप पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। और भी कंट्रीब्यूटर्स है इसके, कौन कौन है, कुछ पता है, आइडिया है, और कौन कौन से थिंकर्स आते हैं? हेरोल्ड हसफेल्ड, ठीक है, यस। देखो अब बिहेवियरल अप्रोच क्यों आई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच की प्रॉब्लम्स थी कि वो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, रियल लाइफ इग्नोर करता है, साइंटिफिक नहीं है, इसीलिए बिहेवियरलिस्ट ने क्या बोला कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाना है। क्या बोला? जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसको क्या बनाना है, इसको साइंस बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने ना जब भी बिहेवियरल अप्रोच पढ़ा होगा, आपने कुछ ना PYQs अगर लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर लगाए हैं, तो आपको ना कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती है। पहला देखिए क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, यस और नो? यस मैम। यस। ठीक है, अब देखिए क्या है ये सारी चीज़ें, ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है, पेपर में आ जाए, ठीक है। पहला चीज़ वैल्यू फ्री है मैम, वैल्यू न्यूट्रलिटी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रलिटी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, दोनों सेम ही है, वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रलिटी। यानी देयर इज़ नो मॉरल जजमेंट, सिर्फ फैक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ 60% वोटिंग हुई, ये अच्छा है या बुरा है, ये ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब सीधे फैक्ट्स की बात कर रहा है, राइट, सिर्फ फैक्ट्स हैं इसमें, हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, सिर्फ फैक्ट्स हो रहे हैं डिस्कस, तो दैट इज योर वैल्यू न्यूट्रलिटी, यानी वैल्यू फ्री है, ठीक है। अब देखिए
साइंटिफिक मेथड, डाटा कलेक्शन, सर्वे, स्टैटिस्टिक्स, राइट, ये आपको पता है क्या होता है साइंटिफिक। फिर बिहेवियर पे फोकस करता है, मतलब इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर पे, वोटिंग पैटर्न, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सारा आपका इसमें आ जाएगा। देन कम्स योर क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन क्या है, नंबर्स में एनालिसिस है ना, जैसे कितना % ऑफ वोटर्स, सर्वे रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, तो इसमें हम इसको देखते हैं। फिर जनरलाइजेशन क्या होता है, मतलब पैटर्न्स फाइंड करता है ये। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि यूथ ज़्यादा अर्बन एरियाज में वोट करते हैं, ठीक है, मतलब पैटर्न फाइंड कर रहा है, जनरलाइजेशन। अब देखिए अब कुछ ना की कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब यही की कॉन्सेप्ट्स हैं। अब पेपर में आपसे कैसे पूछ लेता है, कुछ ये कीवर्ड्स आपको दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से बिहेवियरल अप्रोच का फीचर्स कौन कौन से हैं, तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे, राइट। अब देखो, अब ना बिहेवियरल अप्रोच का भी क्रिटिसिज्म आया। क्या क्रिटिसाइज किया लोगों ने, अब पोस्ट बिहेवियरलिस्ट लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, राइट। क्या बोला कि ये वैल्यूज को इग्नोर करता है, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, एंड दिस इज वेरी इट इज टू साइंटिफिक, ठीक है, क्लियर। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ईस्टन ने भी, जिसका इस पे योगदान है, उसने भी क्या करा, इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। जब पॉइंट आउट किया फिर क्या आया, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, राइट। इसने भी ये कमी देखी, ठीक है, इग्नोर नहीं करी। अब जब ये कमी देखी तो इस पे सुधार करने के लिए पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया, जो कि स्टार्ट हुआ 1969 में, ठीक है, 1969 में बाय डेविड ईस्टन। अब ये देखिए कि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच ना एक रिएक्शन था बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। क्या है ये, एक रिएक्शन है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म, राइट। अब देखिए, मतलब सिर्फ डाटा कलेक्शन करना इनफ नहीं था, ठीक है, रिसर्च का सोसाइटी में यूज भी होना चाहिए, राइट। तो 1969 में डेविड ईस्टन ने, द सेम थिंकर जो हमने पहले पढ़ा, ईस्टन ने खुद बिहेवियरलिज्म की लिमिटेशंस को पॉइंट आउट किया। नाउ व्हाई इट इमर्ज्ड, बिहेवियरल अप्रोच की ना कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपसे पहले डिस्कस करी, कि बहुत साइंटिफिक, लाइक इट इज़ टू साइंटिफिक, वैल्यूज इग्नोर करता है, रियल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लिख ही देती हूँ, ठीक है। ठीक है, पॉवर्टी इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करता, बिहेवियरलिज्म में, ठीक है। इसीलिए नया अप्रोच आया, कौन सा था वो, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, ठीक। अब इसमें सब जो पेपर में ऑफ रिपीटेडली आता है वो ये आता है, ऑफ रिपीटेड। ये जो आपको स्लोगन दिख रहा है, रिलेवेंस इन एक्शन, किसने दिया, डेविड ईस्टन ने दिया, ठीक है। देखो रिलेवेंस क्या होता है, सोसाइटीज के इश्यूज से लिंक्ड हो जो, ठीक है, मतलब एक्शन क्या है आपका, सोल्यूशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये आपसे बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन
तो आपको पता होना चाहिए रेलेवेंस एंड एक्शन, लाइक दिस स्लोगन इज गिवन बाय डेविड ईस्टन, राइट। और आपको पता होना चाहिए पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, राइट। जब भी आपके दिमाग में ये आए रेलेवेंस एंड एक्शन, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, डेविड ईस्टन, राइट। ये क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए। अब आपको देखो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का क्या है, इसके 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 फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या है, वैल्यू बेस्ड है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड है, और क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैम ये भी तो साइंटिफिक तो भी होगा ना? हाँ जी हाँ जी, साइंटिफिक बताओ, कौन बताएगा? पद्मा, पद्मा पता है इसका आंसर कि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच साइंटिफिक है या नहीं? नो मैम। ठीक है, देखो ये मतलब बहुत मतलब पार्टली साइंटिफिक है बट प्योरली साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। मतलब साइंटिफिक है, मतलब डाटा रिसर्च मेथड्स यूज करता है ये, है ना, बट बिहेवियरल अप्रोच से मतलब साइंटिफिक टूल्स लिए गए हैं कुछ, है ना। तो बेसिकली इसमें साइंटिफिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बट प्योरली साइंटिफिक नहीं है ये, क्योंकि वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है, ये मॉरल जजमेंट को देता है। क्योंकि देखिए ये उसके अगेंस्ट में आया ना रिएक्शन बिहेवियरलिज्म के, जहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये साइंटिफिक है बहुत ज़्यादा, इसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी है, मतलब कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या था, मतलब ये सारी चीज़ें सुधार की गई, मतलब पार्टली साइंटिफिक है बट इसमें वैल्यूज़ भी ऐड किए गए, मॉरल जजमेंट भी देता है, सोशल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है, तो इसीलिए ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए कि ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। मतलब पोस्ट बिहेवियरल क्या है आपका, वैल्यू बेस्ड प्लस साइंटिफिक है, एंड बिहेवियरल क्या था, वैल्यू फ्री था और फुल्ली साइंटिफिक था। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस, बेसिकली पोस्ट बिहेवियरल जो अप्रोच है आपकी, इट कंबाइन साइंटिफिक मेथड्स विद नॉर्मेटिव वैल्यूज, ठीक है। सो मतलब इट इज नॉट प्योरली साइंटिफिक, राइट। राइट, क्लियर है आपको यहां तक? यस मैम। यस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला एंड इट कंबाइंस व्हाट, मैंने अभी क्या बोला? Scientific methods with normative values. एग्जैक्टली, साइंस एंड वैल्यूज, राइट। मतलब डाटा भी यूज करेगा, वैल्यूज भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। फिर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले में हमको क्या हुआ था कि वहाँ पे ये आपके जो रियल इश्यूज है उसको इग्नोर कर रहा था, इनइक्वालिटी और ऐसे ऐसे चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कवर अप किया गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज़ आई, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, ऐसा भी हुआ, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा क्लियर रखो। पोस्ट बिहेवियरल जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है, इसको तो दिमाग में सेटल डाउन कर लेना, ठीक है। रिलेवेंस एंड एक्शन थोड़ा सा इससे लिंक करते हुए चल सकते हो, राइट। यस यस, नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी, राइट, आफ्टर 1970s, ठीक है। देखो 1970s के बाद पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी का क्या हुआ,
क्या हुआ, रिवाइवल, राइट। क्यों? क्योंकि बिहेवियरलिज्म ने सिर्फ डेटा पे फोकस किया, वैल्यूज़ को इग्नोर करा, इसीलिए न्यू अप्रोच आया था, साइंटिफिक वैल्यूज़ दोनों को कंबाइन किया, है ना, जो आया नॉर्मेटिव वैल्यूज़ और पोस्ट बिहेवियरल वाला आया, ठीक है। सो अब देखो जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है ना, कंटेम्प्रेरी थ्योरी क्या कहती है, कंटेम्प्रेरी थ्योरी क्या है, जिसने नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का जिसमें मिक्सचर है, राइट। नाउ सी, कुछ की थिंकर्स हुए, जॉन रॉल्स, नॉजिक, मैकफर्सन, हेबर्मस, ठीक है। सो जॉन रॉल्स का आपको पता है जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है, मतलब सबको इक्वल बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, इनइक्वालिटी तभी अलाउड है जब वीकेस्ट को बेनिफिट मिले। फिर आपको एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस वाला भी इसका कॉन्सेप्ट याद आ जाता है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस में देखो, सोचो तुम्हें नहीं पता तुम रिच हो या पुअर हो, तभी तुम फेयर रूल्स बना पाओगे, दैट वाज योर व्हील ऑफ इग्नोरेंस, है ना। और देखो रॉबर्ट नॉजिक का सबसे बहुत पेपर में ये देखो ऑफ रिपीटेड है, लिबर्टेरियन आपका ये थिंकर है, उसमें सीधे पूछ लेता है ना, कि लिबर्टेरियन आपका कौन सा है थिंकर, ठीक है। इसका क्या था रॉबर्ट नॉजिक का, इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा इसने बोला, ठीक है। ये भी पूछ लेता है इंडिविजुअल फ्रीडम पे किस थिंकर ने फोकस किया, आपका नॉजिक ने किया, ठीक है। स्टेट का जो मिनिमम रोल होना चाहिए, ये भी किसने, नॉजिक का, आपसे पूछता है, ये पेपर में आता है ये बहुत ज़्यादा। नॉजिक तो मतलब मानो फेवरेट चल रहा है आपका यूजीसी में, ठीक है। आपका नेट का पेपर बहुत ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है। आप जब PYQ लगाओगे ना, आपको ये सब रिकॉल होगा जब मैं आपको ये बोल रही हूँ ना, जिसने लगाया भी है उसको पता होगा कि भाई ये स्टेट के रोल के ऊपर की बहुत ज़्यादा स्टेट का मिनिमम रोल होना चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी बेसिस पे रहे स्टेट आपका, तो ये आपका नॉजिक कह रहा है, ठीक है। मतलब ही वॉज अगेंस्ट वेलफेयर स्टेट, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम नॉजिक का पढ़ेंगे ना और अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इतना ध्यान रखिए, ही वॉज अगेंस्ट द वेलफेयर स्टेट, राइट। क्लियर है ये चीज आपको? यस मैम। अब CB मैकफर्सन, आपने मैकफर्सन का नाम सुना है, CB मैकफर्सन, ठीक है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का, इंडिविजुअल का इसने कॉन्सेप्ट दिया। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म में क्या था आपका, लिबरल डेमोक्रेसी की मतलब क्रिटिसिज्म, और कहता है कि इंडिविजुअल सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, ठीक है। इसने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट किया, राइट। सो बेसिकली इसका इक्वालिटी पे फोकस था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछता है CB मैकफर्सन, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से भी आप इसको लिंक करिए। अब हैबरमस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देखो कम्युनिकेटिव एक्शन और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी आपको ऑफ रिपीटेड पूछ रहा है पेपर में, ठीक है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ रहा है पेपर में। और किसने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी दी, हैबरमस ने दी, तो आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। ऐसी डेमोक्रेसी जो डिस्कशन बेस्ड डेमोक्रेसी है, ठीक है। और कम्युनिकेटिव एक्शन का भी आपको पता चलेगा, जर्गन हैबरमस का है भाई, तो आपको ये क्लियर रहेगा, राइट। मतलब डिसीजंस, डिस्कशंस और रीजनिंग से होना चाहिए, मतलब जो डिसीजन हम ले रहे हैं ना, वो डिस्कशन और रीजनिंग से होना चाहिए। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या कह रही है कि पार्टिसिपेशन और रैशनल डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे पब्लिक डिबेट, ओपन डायलॉग, राइट। तो हैबरमस का आपको क्लियर है, डिस्कशन बेस्ड डेमोक्रेसी पे ये स्ट्रेस दे रहा है, दैट इज योर व्हाट, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, राइट। नाउ सी की फीचर्स जब देखोगे, नॉर्मेटिव थ्योरी का कमबैक था, साइंटिफिक मेथड्स का यहाँ यूज हुआ, फोकस हुआ ऑन जस्टिस, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी। आपकी जो रियल वर्ल्ड की दुनिया है उसमें मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे स्ट्रेस दिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई डेलिब्रेटिव बहुत ऑफ रिपीटेड
पूछ रहा है, मैं स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो आपका पेपर का ट्रेंड कहता है क्या पता ये भी रिपीट हो जाए, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। एक तो नॉजिक वाला तो बहुत रिपीट कर रहा है, ये तो आपको पता है भाई, लिबर्टेरियन थिंकर है, उसमें 4-5 नाम दे देगा, हैबरमस, मैकफर्सन, जॉन रॉल्स, नॉजिक। एंड नाउ फिगर आउट हु इज द लिबर्टेरियन थिंकर, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर है? यस मैम। बेसिकली आपकी जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है, इट कंबाइन साइंटिफिक एनालिसिस विद नॉर्मेटिव वैल्यूज लाइक योर दिस जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, राइट। नाउ सी, ये तो आपको पता है डिफरेंस, राइट। ये जस्ट एक थोड़ा सा क्लियर आउट करने के लिए यहाँ पे लिखा है। नाउ लेट्स गो आगे आगे आगे। चलो क्वेश्चंस देख लेंगे एक बार फटाफट से। नाउ सी, इसमें मार्क हुआ हुआ है, बट आप लोग बता सकते हैं, गलत भी हो सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फीचर्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस? Value neutrality, observation and quantification, and emphasis on scientific methods. Yes. Philosophical speculation क्यों नहीं है? मैम ये ट्रेडिशनल अप्रोच में आ जाएगी और इसमें कोई साइंटिफिक डेटा नहीं होता। वेरी गुड, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में आ जाएगा मैम। वेरी गुड, राइट। नाउ सी, which among the following are input functions according to Gabriel Almon's functional approach? A, political socialization, B, rule making, interest aggregation, D, rule adjudication. Political socialization and interest aggregation. Yes. और रूल मेकिंग और एजुकेशन क्यों नहीं है? Output functions. वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। हु कॉइन्ड द स्लोगन रेलेवेंस इन एक्शन इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म? David Easton. पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच कब आई? 1950s. नो। 1969. वेरी गुड, 1969। डोंट गेट कंफ्यूज इधर पे ना। जो बिहेवियरलिज्म है वो आपका हुआ 1950s में इमर्ज, ठीक है, यूएस से। तुरंत ऐसे क्लिक करा। पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या कह रहा है? पोस्ट बिहेवियरलिज्म आपका 1969 में आया, डेविड ईस्टन, राइट। इसको क्लियर रखो, बहुत ज़्यादा क्लियर, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग वाला। Match the following thinkers with their respective approach. Plato philosophical, Eastern system approach, Hobbes legal, Almond structural. बताओ, सेम है? Yes ma'am. सेम है। Yes, सेम है। Ma'am, can you please explain legal institutional? बताओ अदिति, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होती है? मैम लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जैसे कि हम जुडिशरी को स्टडी कर रहे हैं, लॉज को स्टडी कर रहे हैं, जो भी होता है इन सारी चीज़ों को। बेसिकली ना लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आपका पॉलिटिक्स को स्टडी करता है, मतलब स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है और लॉ क्या कहता है, इसी को समझना है ना। मतलब इसके जो फोकस एरियाज जब आप देखते हैं ना, तो बेसिकली इसका जो लीगल एस्पेक्ट है, जो लॉ है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, है ना। मतलब जैसे सपोज बोलो, आप बोलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या है ना। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट क्या करता है? स्ट्रक्चर देखता है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपका, है ना। मतलब पार्लियामेंट लॉ कैसे बनता है, नहीं पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाता है, जुडिशरी का रोल आपका क्या होगा, ठीक है। तो जब ना हमने आपको पता है कि
एवी डाइसी ने क्या करा, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया, है ना। थॉमस हॉब्स ने क्या करा, स्ट्रॉन्ग से स्टेट और आपका लॉ का इंपॉर्टेंस बताया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे लॉ बेस्ड एनालिसिस हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है ना। मतलब ये डिस्क्रिप्टिव है, ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव कैसे, कैसे सिस्टम में काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली आप ये समझो कि लॉ मेकिंग, लीगल, मतलब लॉ क्या है, इंस्टीट्यूशन मतलब कौन बनाता है, मतलब ये दोनों मिलके ना लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गया, ठीक है। सो इसकी ना कई लिमिटेशंस भी दी गई, जैसे सिर्फ स्ट्रक्चर को देखता है, बिहेवियर नहीं देखता, रियल पॉलिटिक्स इग्नोर करता है, स्टैटिक है बहुत ज़्यादा, मतलब चेंज को इग्नोर करता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे वर्ड्स आ गए कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इंस्टीट्यूशन, ये सारा आपको पता चल गया भाई, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात हो रही है, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ आपको पता है ना, रूल ऑफ लॉ किसका कॉन्सेप्ट है, एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिमाग में क्लियर रखिए, ये लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से लिंक्ड है, हॉब्स का भी लीगल से। सो ये क्लियर होना चाहिए। बेसिकली लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या कर रहा है आपका, basically it studies politics through laws and formal institutions of the state, right? Clear है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हॉब्स से हमने क्यों लीगल इंस्टीट्यूशनल को लिंक करा है, कोई बता सकता है? क्योंकि होप्स ने स्टेट के बारे में बताया था ना, स्टेट ऑफ नेचर, और स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करता है हॉब्स। हाँ, सोवरेनिटी की भी बात करता है, एब्सोल्यूट सोवरेन। एग्जैक्टली, और बहुत बढ़िया। एंड 19 याद नहीं है वो। देखो मैं आपको बताती हूँ, चलो लिंक कर ही लेते हैं अगर सवाल उठ गया है। देखो जो हॉब्स का पूरा फोकस था ना, वो स्ट्रॉन्ग स्टेट, लॉ और अथॉरिटी पे था, ठीक है। अभी देखो इसीलिए उनकी जो थ्योरी है ना, वो लॉज और पॉलिटिकल अथॉरिटी पर बेस्ड है। तो हॉब्स की जो थ्योरी का जब हम लिंक करते हैं ना, जो पहला जिसे हम देखते हैं स्टेट को, सुप्रीम अथॉरिटी। स्टेट क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी। हॉब्स ने लेविथिन दिया, ठीक है, 1651। स्ट्रॉन्ग क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग सोवरिन होना चाहिए। सोवरिन क्या, रूलर, राइट, मतलब इंस्टीट्यूशन, स्टेट सबसे पावरफुल है, ठीक है। फिर हॉब्स ने लॉ का इंपॉर्टेंस बताया। लॉ क्या है, सोवरिन की कमांड है, लोगों को लॉ फॉलो करना भी पड़ेगा, ठीक है। बिना लॉ के सोसाइटी में क्या हो जाएगा, क्योस होगा, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। आ रहा है ध्यान में, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल? यस मैम। पेपर में पूछता है। फिर उसके बाद ऑर्डर और स्टेबिलिटी की बात हुई कि हॉब्स का मेन एम क्या था, पीस मेंटेन करना थ्रू लॉ, ठीक है। हॉब्स का मेन एम क्या था, पीस मेंटेन करना थ्रू लॉ, राइट। अब देखो जब हम लीगल इंस्टीट्यूशनल से इसको कनेक्ट करते हैं ना हॉब्स को, ठीक है। सो बेसिकली लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आपका फोकस करता है लॉ, स्टेट, इंस्टीट्यूशन। तो हॉब्स की थ्योरी में दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्टेट यानी इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग लॉ यानी लीगल अथॉरिटी। तो हॉब्स को इसीलिए हम लीगल इंस्टीट्यूशनल थिंकर भी कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी? It prescribes what ought to be. यस। नेक्स्ट देखो, नॉर्मेटिव होता क्या है वैसे? क्या होता है मैम नॉर्मेटिव? एथिक्स और वैल्यूज पे फोकस करता है, और बिल्कुल सही। Talks about what should be done in politics. Yes. Now see, Gabriel Elmond is associated with which approach? मैम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। Yes, functions in structure. ठीक है। और assertion reason का क्वेश्चन देखो, normative theory deals with ideals and values. रीजन देता है, it studies only what exists in politics. A is true, R is false.
ठीक है, why R is false? Because it tells what should be in politics. what exist क्या हो जाएगा, ये तो एम्पेरिकल है, ठीक है. Justice as fairness is given by. Justice as Wrong. fairness. Yes, it's wrong. Rose. Very good. Now see which approach. Question 9 देखो. Which approach uses observation and measurement? Empirical. Yes, it's empirical. Now see the question number 10. Not an output function. And political socialization. हाँ, political socialization. क्या है ये? Then Input function. Input function. rule-making during application of Yes. कुछ बोला आपने? यस. तो आप एलमन के फंक्शंस याद आ रहे हैं आपको? रूल मेकिंग, आउटपुट फंक्शंस क्या थे? रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन. Education. इनपुट में क्या क्या था? सोसाइटी से आते हैं जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. ठीक है. और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब क्या था? लोग पॉलिटिक्स. Stage. यस यस, बोलो बोलो. then politics. यस पद्मा. Ma'am, stages of socialization. मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब लोग पॉलिटिक्स के बारे में सीखते हैं क्या? फैमिली, स्कूल, मीडिया, ये सोसाइटी का पार्ट है. ठीक है ना. मतलब इनपुट फंक्शन है ये, है ना. आउटपुट फंक्शन नहीं, इसमें आउटपुट फंक्शन में आप कंफ्यूज तो नहीं होते? इनपुट आउटपुट. No, ma'am. हाँ, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको पता होता है बट हम ना इनपुट आउटपुट, जैसे क्या होता है ना, कई इस बार क्या हुआ एग्ज़ाम में, जो जनवरी वाला एग्ज़ाम था, लोग कंफ्यूज हो गए. किस में कंफ्यूज हो गए? आपका असेंडिंग डिसेंडिंग में कंफ्यूज हो गए. पहले तो क्रोनोलॉजी डायरेक्ट लिख देता था, अब डायरेक्ट सीधे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? असेंडिंग में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाओ. आधे लोग वहीं कंफ्यूज हो गए. और आधा ज़्यादा कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे ईयर्स भी मेंशन किए हुए थे, पूरे ना, मतलब आपकी डेट्स लिखी गई थी. ठीक है, डेज लिखे गए थे. यस. डेट, ईयर, मंथ सारा था. हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, सारा था उसमें दिया गया और सभी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए. ठीक है. तो ये चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है. ठीक है. मतलब हमें आता है पर पेपर देख के हम लोग इतना पैनिक कर जाते हैं ना, कई बारी वो चीज़ हम गलत करके आ जाते हैं. तो सबसे पहला काम तो पेपर में यही होता है भाई, असेंडिंग डिसेंडिंग का जो ऑर्डर होता है ना दिमाग में, वो पहले ही जब पेपर मतलब आपका ओपन होने वाला था उससे पहले का जो टाइम होता है ना, जब आप आधे घंटे बैठे होते हैं अपनी टेबल पे, तो आप ना एक जगह पे जो रफ पेपर आपको मिलता है वहाँ पे ऊपर लिख लिया करो असेंडिंग डिसेंडिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है. एक वो देखो, बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कई बारी ना इतने क्वेश्चंस, इतने झंडू क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हम लोग मतलब इतना टफ पढ़ के चले जाते हैं, बट बहुत बेसिक कई बार लपेट लेता है नेट के पेपर में आपका. ठीक है. और हम लोग उसको मतलब अच्छे से कोडिफाई नहीं कर पाते. ठीक है. तो मतलब स्टेट क्या है आपका? स्टेट एक आपका सुप्रीम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. ये देखिए, स्टेट इज द सुप्रीम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अ definite territory and population having ultimate authority, यानी sovereignty to enforce laws, right?
यानी स्टेट एक सुप्रीम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक डेफिनाइट टेरिटरी और पॉपुलेशन पर कंट्रोल रखता है, जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, ठीक है। यानी स्टेट क्या है, स्टेट जो है आपका सबसे पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब जो बनाता है और एनफोर्स करता है। स्टेट क्या है, सबसे पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी है आपकी, ठीक है। स्टेट जो है जो क्या करता है, रूल्स बनाता है और एनफोर्स करता है, राइट। देखिए स्टेट जो है ना वो सोसाइटी, गवर्नमेंट और नेशन से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या है, ये ऑर्गन है ऑफ स्टेट। इस चीज़ को देखो, बहुत क्लैरिफाई करो, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार हम स्टेट गवर्नमेंट को मिक्स कर देते हैं, स्टेट और नेशन को मिक्स कर देते हैं, स्टेट और सोसाइटी को मिक्स कर देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, आपका ऑर्गन है, किसका, स्टेट का, ठीक है। अब नेशन इज अ ग्रुप विथ शेयर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। नेशन इज अ ग्रुप विथ शेयर्ड आइडेंटिटी, द स्टेट इज अ लीगल पॉलिटिकल एंटिटी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ सी, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी आपका नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, बट जो स्टेट है वो रेगुलेट और कंट्रोल करता है सोसाइटी को, ठीक है। नाउ ये आपके बहुत की डिफरेंसेस हैं, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब हम स्टेट और गवर्नमेंट को देख रहे हैं ना, स्टेट जो है आपका क्या है, स्टेट क्या है, परमानेंट है। गवर्नमेंट क्या है, टेम्पररी है। स्टेट आपका लार्जर कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट आपका स्टेट का पार्ट है, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल स्टेट आपका इंडिया है, ठीक है, और गवर्नमेंट क्या होगा, जो करंट रूलिंग पार्टी है आपकी, सपोज बोले हम बीजेपी, ठीक है। तो इस तरह से समझो, गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है। आज है सरकार, कल नहीं होगी, ठीक है, कल कोई और आ जाएगी। सो गवर्नमेंट चेंज होती है, स्टेट आपका सेम रहता है, आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब हम स्टेट और नेशन को देखते हैं तो इसमें क्या है, स्टेट क्या है आपका, पॉलिटिकल एंटिटी है। नेशन क्या है आपका, कल्चरल इमोशनल ग्रुप है। यानी ये आपका जो है ना आइडेंटिटी बेस्ड है, ठीक है। और ये आपका टेरिटरी बेस्ड है, स्टेट जो है हमारा। क्लियर है आपको। जब हम स्टेट और सोसाइटी को देख रहे हैं ना, तो स्टेट और सोसाइटी का क्या सीन है, स्टेट क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी क्या है हमारी, सोशल रिलेशनशिप है ना। स्टेट क्या है, लॉ एनफोर्स कर रहा है, और सोसाइटी डेली लाइफ के जो रिलेशंस होते हैं, मतलब इनफॉर्मल है, स्टेट फॉर्मल है ना। सोसाइटी में रिलेशंस होते हैं, स्टेट उन्हें रेगुलेट करता है। क्लियर है यहां तक आपको। Yes, ma'am. यस। अच्छा, कोई मुझे आप में से ये बता सकता है स्टेट के कुछ की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। स्टेट के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। It has a defined boundary. यस, और
मैम गवर्नमेंट टेरिटरी बोला आपने, और गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी। देखिए, स्टेट को समझने के लिए 4 बेसिक एलिमेंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। देखो अभी मैंने पूछा ना, आप वहां पे दो चीज आपने बोली, फिर आप वहां पे रुक गए। वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए की एलिमेंट्स क्या क्या, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या है, लोगों का ग्रुप जो स्टेट में रहता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की पॉपुलेशन है ना। टेरिटरी क्या होता है, क्षेत्र होता है आपका, ये फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी इंडिया की बाउंड्रीज की आपने बात करी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है आपका, जो रूल्स बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है, जैसे आपका पार्लियामेंट, पीएम, जुडिशरी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। सोवरेनिटी क्या है, सोवरेनिटी मैम फाइनल अथॉरिटी है, मतलब किसी के अंडर नहीं होता है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल पावर। सोवरेनिटी क्या है, स्टेट की सबसे बड़ी पावर है। अगर मैं पूछूं स्टेट की सबसे बड़ी पावर क्या है, वो क्या है मैम, सोवरेनिटी है, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपको? Yes, ma'am. सोवरेनिटी क्या होता है, बहुत सिंपल जवाब, इंटरनल और एक्सटर्नल पावर, मतलब फाइनल अथॉरिटी, हम किसी के अंडर नहीं होते हैं, ठीक है। हमारा खुद पे खुद का कंट्रोल है स्टेट का, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए कुछ स्टेट की डेफिनेशंस हैं, आपको पेपर में भी पूछता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल को देखेंगे, क्या कह रहे हैं एरिस्टोटल, कि जो स्टेट है ना, स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस फॉर अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। देखो स्टेट क्या है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एम क्या है इसका, गुड लाइफ, परफेक्ट लाइफ, है ना। अब आपको एक, आपने ये पढ़ा है, क्या है ये, मैम यूडोमोडिया अरिस्टोटल का हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट अल्टीमेट गोल। गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, ये चीज आपको यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। फैमिली, विलेज, स्टेट, डेवलपमेंट का कैसे बोला, फैमिली, विलेज और स्टेट। इसका जो आपका देखो एरिस्टोटल हमेशा गुड लाइफ और सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है। अगर डेफिनेशन ना भी पूछे ना, तो आपको ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए कि भाई एरिस्टोटल का जो व्यू था स्टेट को लेकर, वो कैसा था, गुड लाइफ, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसने जो डेवलपमेंट की बात करी ना, डेवलपमेंट की जो बात करी, वो कैसे करी, फैमिली, विलेज, ये स्टेट, इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर था डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके बाद देखिए वुड्रो विल्सन को वुड्रो विल्सन को देखेंगे, क्या डेफिनेशन दी इसने, स्टेट जो है इट इज स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनाइट टेरिटरी। यानी क्या, स्टेट के 2 मेन एलिमेंट्स हैं, पीपल एंड टेरिटरी। क्या बोला इसने, 2 मेन एलिमेंट्स हैं, पीपल एंड टेरिटरी, राइट। राइट, लॉ के थ्रू क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। मतलब इसने क्या करा, इसका जो फोकस था वो लीगल और टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस था इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। नाउ सी, वेरी ऑफ रिपीटेड,
ठीक है। देखो इसने स्टेट को क्या बोला, इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है बट ये पेपर के पर्सपेक्टिव से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से हम इसको पढ़ लेंगे। स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स मोर और लेस न्यूमरस permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government to which the people render habitual obedience। ठीक है, यानी स्टेट जो है ना वो कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स है। क्या बोला, जो स्टेट है ना वो कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स है जिसके अंदर डेफिनाइट टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, इंडिपेंडेंट यानी सोवरेनिटी, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, पीपल ओबे अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पता चल जाएगा। ठीक है, यानी डेफिनाइट टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, इंडिपेंडेंट आपका जो सोवरेनिटी, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, पीपल जो है वो ओबे करते हैं अथॉरिटी को। मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स दिए गए। ठीक है, इसमें जितने भी 4 एलिमेंट्स थे वो सारे कवर हो जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लीट डेफिनेशन है ये। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है गार्नर की। अब देखिए हीगल ने क्या कहा, स्टेट इज द रियलिटी ऑफ द मॉरल आइडियाज, इट इज द एथिकल स्पिरिट। ठीक है, मतलब स्टेट जो है ना वो क्या है, स्टेट क्या है, हाईएस्ट मॉरल इंस्टीट्यूशन। मतलब इंडिविजुअल से ऊपर क्या है, स्टेट है। ठीक है, फिर से ध्यान रखना, इंडिविजुअल सेकेंडरी है, इंडिविजुअल क्या है, सेकेंडरी है। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट, स्टेट। क्लियर है? यस, यहां तक आपको कुछ भी डाउट है? क्लियर है यहां तक? देखिए ये आपने देखा ना, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब एक और बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लो। मतलब किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट तभी माना जाएगा जब इसमें ये सारे जो 4 एलिमेंट्स हैं ये होंगे। ठीक है, तो गार्नर का आपको पता है ना, गार्नर में ये चारों एलिमेंट्स हमारे कवर होते हैं। बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है वो, और बहुत पेपर में वही बहुत ऑफ रिपीटेड वे में आती है। ठीक है, तो देखो इन 4 के बिना ना स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 4 होने कंपलसरी है। आपकी पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि जैसे पॉपुलेशन क्या है, जो हम लोग हैं। ठीक है, इंडिया में रह रहे हैं ना, तो जनसंख्या का पार्ट है हम लोग। तो पॉपुलेशन छोटी या बड़ी हो सकती है, जैसे इंडिया में बहुत लार्ज है। ठीक है, मोनाको में आपका बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जापान की पॉपुलेशन कम है बहुत, बट हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, बेसिकली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो आपका फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, और जो टेरिटरी है वो फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर स्टेट का कंट्रोल होता है। जैसे आपका लैंड, वाटर, एयर स्पेस, नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारा आपका किस में आता है, टेरिटरी में आता है। ठीक है, देखिए इंडिया की बाउंड्री सी, एयर स्पेस है ना, लाइक विदाउट टेरिटरी क्या है, विदाउट टेरिटरी आपका स्टेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या है हमारी,
सरकार। अब ये सरकार जो है ये मशीनरी है जो लॉज बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। मतलब लॉ मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इसके कई तरीके के प्रकार होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये देखिए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है? यस अदिति, डेमोक्रेसी क्या होती है? आवाज आ रही है आपको? Ruled by the people. रूल्ड बाय द पीपल। मोनार्की क्या होती है? Where a monarch rules. एंड हु इज द मोनार्क? Supreme head of the. नाउ हु इज डिक्टेटरशिप? मतलब व्हाट इज डिक्टेटरशिप? What is dictatorship? Anyone? Ma'am, dictator where there is a leader who dictates the state. Dictates the what? State. देखो इसमें क्या है, जो आपकी मोनार्की है ना, मोनार्की को हम हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र, ठीक है। डिक्टेटरशिप को कहते हैं तानाशाही, ठीक है। अब देखो जब हमको ना पेपर में जैसे कंफ्यूजन होता है ना, तो उसमें एक साइड में एक हिंदी सेक्शन भी मतलब लिखा रहता है, तो आपको उसी से क्लियर हो जाएगा। तानाशाही क्या होती है? पावर एक पर्सन के पास होती है तो उसको डिक्टेटर कहते हैं। पावर यूजुअली आपकी फोर्स, मिलिट्री या पॉलिटिकल कंट्रोल से आती है, ठीक है। मोनार्की में क्या है आपका पावर, मतलब जो है वो किंग क्वीन, मतलब हेरिडिटरी रूल है ये, ठीक है। मतलब पोजीशन जो है वो फैमिली से मिलती है बाय बर्थ। समझ आया डिफरेंस क्या है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये चीज़ें हैं। पावर कहाँ से आ रही है डिक्टेटरशिप में? फोर्स से आ रही है, मिलिट्री से आ रही है, या पॉलिटिकल कंट्रोल से आ रही है, तानाशाही बोलते हैं जिसको, ठीक है। मतलब पावर जो है एक पर्सन के पास होती है, दैट इज योर व्हाट? डिक्टेटरशिप। नाउ मोनार्की इज योर हेरिडिटरी, ठीक है। आपका डिक्टेटरशिप कंट्रोल से आ रहा है, फोर्स से आ रहा है। मोनार्की आपका क्या है? ट्रेडिशन से है। आपका जो डिक्टेटरशिप है वो फियर और कंट्रोल से है, ठीक है। तो जब हम लॉ की पोजीशन में देखते हैं ना, तो मोनार्की में क्या होता है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन ये मतलब कभी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जो यहाँ पे जो लॉ है ना डिक्टेटरशिप में, यहाँ लॉ डिक्टेटर के कंट्रोल में है सारा कुछ मामला, ठीक है। मोनार्की थोड़ी रिलेटिवली मतलब स्टेबल है, ठीक है। और डिक्टेटरशिप हमेशा क्या होती है, मतलब दैट इज अनस्टेबल, राइट। इट इज ऑफन लाइक अनस्टेबल। क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किधर है? चलो मैं आपको ना दो स्टेट लिखती हूँ, यूके एंड सऊदी अरेबिया। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे कैसी मोनार्की है? यहाँ मोनार्की है बट कैसी मोनार्की है? यूके में कैसी? Constitutional. सऊदी अरेबिया में कैसी है? मैम एब्सोल्यूट। क्लियर है?
डिक्टेटर, Yes, ma'am. अब डिक्टेटरशिप कहाँ कहाँ का है जो पेपर में आता है? North Korea. वेरी गुड, नॉर्थ कोरिया। और कहाँ है? अच्छा, ये हिटलर कहाँ है? जस्ट अ सेकेंड। Russia. हिटलर कहाँ का है? नाजी स्टेट बोलते हैं ना यहाँ पे, जर्मनी। बस इतना ध्यान रखो, मोनार्की, आप मोनार्की को बर्थ से याद रखो, डिक्टेटरशिप को फोर्स से याद रखो, ठीक है। सोवरेनिटी आपको पता है सुप्रीम पावर है, ठीक है, स्टेट का, टू मेक लॉज विदाउट लाइक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, राइट। इंटरनल और एक्सटर्नल पावर दोनों है। इंटरनल सोवरेनिटी क्या होती है? मतलब स्टेट का कंट्रोल अपने सिटीजन्स पर रहता है और गवर्नमेंट जो है लॉज बनाती है और लोग फॉलो करते हैं। एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या होती है? स्टेट किसी दूसरे कंट्री के अंडर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो फॉरेन कंट्रोल, नो वन इज कंट्रोलिंग अस, राइट। बाहर से बैठकर कोई हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है, हमारा खुद पे कंट्रोल है, ठीक है। सोवरेनिटी जो है वो स्टेट की सबसे बड़ी पावर होती है, ये चीज आप लोग क्लियर रखो अपने दिमाग में। और अगर इनमें से ना कोई भी, देखो एक समझो, अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा ना, जहाँ पे अगर देर इज नो पॉपुलेशन, नो टेरिटरी, नो गवर्नमेंट, नो सोवरेनिटी, तो स्टेट होगा ही नहीं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पूछ लेता है, सोवरेनिटी का पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? Yes, ma'am. नाउ स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? क्या लिखा हुआ है? परमानेंस एंड सोवरेनिटी, पर्सनालिटी, कंपल्सरी मेंबरशिप, मोनोपोली ऑफ फोर्स, क्या है ये? मतलब बहुत क्विकली समझ लो, कुछ इस तरीके से आता नहीं, बस ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब स्टेट परमानेंट होता है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है। इंडिया में गवर्नमेंट चेंज होती है रहती है जैसे आपको पता है, बट इंडिया एज अ स्टेट सेम रहता है ना। स्टेट परमानेंट है, गवर्नमेंट टेम्पररी है, वही जो हमने डिस्कस किया अभी तक। सोवरेनिटी यानी स्टेट के ऊपर हायर अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। मतलब स्टेट के ऊपर क्या है, कोई ऊपर हायर अथॉरिटी नहीं है। फाइनल पावर जो है स्टेट के पास होती है, लॉज बनाने की अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। इंडिया अपने लॉज क्या होता है, खुद बनाता है, फॉर एग्जाम्पल। पर्सनैलिटी क्या है? स्टेट एक लीगल पर्सन होता है बेसिकली, इंटरनेशनल लॉ में स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो आपके एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज कर सकता है आपका जो स्टेट है, ठीक है। सपोज इंडिया यूएन का क्या है, मेंबर है, ठीक है। आपका दूसरे कंट्री से ट्रीटी साइन कर सकता है। स्टेट एक क्या है, लीगल आइडेंटिटी रखता है। आपका कंपलसरी मेंबरशिप, मतलब जो भी लोग स्टेट की टेरिटरी में रहते हैं उन्हें स्टेट के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। यू कैन नॉट ईजिली ऑप्ट आउट, राइट। इंडिया में रह रहे हो, इंडियन लॉज को फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब स्टेट की मेंबरशिप जो है ऑप्शनल नहीं होती। मोनोपोली ऑफ फोर्स क्या होता है? बल, मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में बल पर समथिंग समथिंग, एकाधिकार समथिंग, है ना, लाइक दैट। मतलब सिर्फ स्टेट के पास लीगल राइट होता है फोर्स यूज करने का, यानी पुलिस, आर्मी, ठीक है। मतलब सिर्फ पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है ना, कॉमन पर्सन नहीं कर सकता अरेस्ट। सो लीगल फोर्स जो है वो सिर्फ स्टेट यूज कर सकता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको?
चलो एक लास्ट हम लोग थ्योरी ले लेंगे, ये वाली डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। क्या होता है ये? मैम ये बिलीव करते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट का जो क्रिएशन है ये डिवाइन है, ये गॉड ने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा हुआ है। तो देखिए जब हम डिवाइन ओरिजिन थ्योरी बोलते हैं ना, एक तो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है वो क्या कहती है, पहले तो ये समझेंगे। जो आपकी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है ना, ये कहता है स्टेट और जो आपका रूलर है, किंग है, को गॉड ने बनाया है, ठीक है। ये क्या कहता है? स्टेट एंड किंग को किसने बनाया? गॉड ने बनाया, ठीक है। मतलब किंग की अथॉरिटी जो है वो डिवाइन होती है, ठीक है। जो किंग है ना, किंग की जो अथॉरिटी है दैट इज डिवाइन, ठीक है। लोगों को रूलर की बात जो बात है ना वो विदाउट क्वेश्चन माननी चाहिए, ठीक है। जो किंग है, किंग क्या है? गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। रूलर क्या होता है? गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू दिस डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। नाउ सी, इसके ना कुछ मेन फीचर्स हैं। मतलब क्या बोला इसने? एक तो पहला, स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। मतलब स्टेट क्या है? नेचुरल या ह्यूमन मेड नहीं है, ये डायरेक्टली डिवाइन क्रिएशन है। दूसरा, किंग इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। किंग को गॉड का एजेंट माना जाता है ना, उसकी पावर सुप्रीम होती है, ठीक है। गॉड ने क्या करा? गॉड ने क्या करा? अपना एजेंट भेज दिया, किसके रूप में? किंग के रूप में। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट ओबीडियंस है, मतलब लोगों को रूलर की बात चैलेंज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है यार, और क्या चीज है? एब्सोल्यूट ओबीडियंस। क्या होता है जी ये? देखिए अगर आपने डिसओबीडियंस किया, बात नहीं मानी, आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको रूलर ने जो बोला आपको वो चीज माननी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे डिसओबीडियंस किया, उसको क्या मानेंगे? पाप मानते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? सिन, राइट। नाउ देयर इज नो राइट टू रिवॉल्ट। राइट। किस किस ने इसको सपोर्ट किया? आपका किंग जेम्स वन ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है। आपका बोसॉट ने इसको सपोर्ट किया, फिल्मर ने सपोर्ट किया, ठीक है, ठीक है। इंडिया में आपने देखा होगा मनुस्मृति, एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन किंगशिप, ठीक है। अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म भी आया। क्रिटिसिज्म क्या आया कि बहुत ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, किंग को अनलिमिटेड पावर देता है, अब्यूज पॉसिबल है, लोगों के राइट्स इग्नोर करता है। ये थ्योरी क्या है? ब्लाइंड ओबीडियंस प्रमोट करती है, ठीक है। तो आपसे जो पेपर में क्या पूछता है, कई बारी ना इसका पूछ लेता है कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी किसने दी, है ना, किसने दी? सेंट ऑगस्टिन ने दी। आप सीधे आप इसमें मार्क कर देते हैं। कई बारी इसका क्या पूछता है, कुछ एजर्शन रीजन में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको अब थ्योरी का आइडिया लग गया है कि क्या है, कि आप इसमें रिवॉल्ट नहीं कर सकते, ओबीडियंस होती है एब्सोल्यूट, ठीक है। स्टेट और किंग क्या है, ठीक है, क्रिएटेड बाय गॉड है। किंग क्या होता है? एजेंट होता है। किसका एजेंट होता है? गॉड का भेजा हुआ एजेंट है इस धरती पे जो रूल करेगा, राइट। थोड़ा इसको ड्रामेटिकली अपने माइंड में फिक्स कर लो। क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. Now Yes, ma'am. see what is tyranny. टायरनी क्या होता है?
टायरनी क्या होता है? एनीवन? कुछ भी, क्योंकि देखो ये टर्म्स ऐसे हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस में पता होने चाहिए. इट जस्टिफाइज टायरनी. व्हाट इज टायरनी? देखो टायरनी. मैम हाँ बताओ बताओ बताओ. मैम जैसे अत्याचार करना और यूज ऑफ फोर्स में बी बाय वन और मोर देन वन पर्सन. ये ध्यान रहेगा. मिस यूज ऑफ पावर. जब रूलर अपनी पावर को गलत यूज करे और लोगों पे उसको ऑपरेशन करे, मतलब बेसिकली जुल्म करे, ठीक है, अत्याचार ढाए, उसको क्या आप बोलेंगे? पावर का मिसयूज किया. अब अगर मैं आपको बोलूँ, मैं ठीक है, आपको मैं एज अ लीडर मिली, ठीक है, और मैं आपको अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही हूँ, ठीक है. मैंने क्या किया, सबके पैसे लिए, सबसे 3-4 लाख रुपए दिए, सबका JRF निकलवा दिया, ठीक है. क्योंकि मेरे पास पावर है, मैंने जस्ट कॉल किया, मैंने वहाँ प्रेशराइज किया, तो ये चीज़ क्या हो गई? मिसयूज़ किया मैंने अपनी पावर को. सो कोई मुझे बोल सकता है कि ये जस्टिफाई करता है टायरनी को, ये जस्टिफाई करती है टायरनी को, ठीक है, बिकॉज शी मिस यूज्ड हर पावर, राइट? ऐसे ही तो होता है, ठीक है. तो पावर को मिसयूज करना आपका क्या है? टायरनी है. क्लियर है? यस मैम. हाँ, जब डिक्टेटरशिप जो है ना, आपकी डिक्टेटरशिप जब अनजस्ट हो जाती है ना, तो वो टायरनी कहलाती है, ठीक है. और आपको पता है कि आपको एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है टायरनी? करप्ट फॉर्म है ऑफ मोनार्की, ठीक है. एरिस्टोटल ने क्या किया? कहा कि जो टायरनी है वो करप्ट फॉर्म है ऑफ मोनार्की, है ना. मतलब किंग अपने इंटरेस्ट के लिए रूल करे, पब्लिक के लिए ना करे, ठीक है. ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है. कल हम और भी चीज़ें करेंगे, थोड़ा फोर्स थ्योरी, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, है ना, और भी चीज़ें देखेंगे, उसको कवर अप करेंगे सब कुछ. बहुत चीज़ें देखनी है हमें अभी.